हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन सत्कार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न नर्सिंग कंसेप्ट एलएनसी क्लासेस के अंदर। जी हाँ दोस्तों, क्या आपका भी सपना है एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने का? क्या आप भी नॉर्सेट 9 का एग्जाम देने जा रहे हैं? क्या आपका भी सपना है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का? क्या आपका भी ड्रीम है नर्सिंग ऑफिसर एम्स में जॉब करने का? अगर आप नॉर्सेट 9 की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले सितंबर में, आने वाले 2 महीने के अंदर सितंबर में नॉर्सेट 9 का एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज है क्या पढ़े, किस तरह से पढ़े, क्योंकि अभी तक जो पढ़ा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करा जाए जिससे आने वाले नॉर्सेट 9 को अपन फतेह कर सके? एमसीक्यू की प्रैक्टिस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना? प्रॉपर थ्योरी को फास्ट रिवाइज कैसे करें विद इन 2 मंथ, बचे जो 60 दिन है उसके अंदर, तो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे, है ना? प्रिपरेशन को जल्दी से कैसे रिवाइज कंप्लीट करें, RRR ट्रिपल आर स्ट्रेटेजी क्या होती है ना? 3 लेयर स्टडी क्या होती है, सारी चीजें अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप नॉर्सेट 9 का एग्जाम देने जा रहे हैं और चाह रहे हैं कि आपके पास भी एक अच्छी रणनीति हो, एग्जाम ओरिएंटेड आपकी स्टडी हो, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट फ्री हो, बिल्कुल नॉलेजेबल स्टडी हो, थ्योरी भी रिवाइज हो जाए, एमसीक्यू भी आप आराम से सॉल्व कर लो, इस तरह की आप स्ट्रेटेजी चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। एम्स में नौकरी, ये नॉर्सेट जो 9 है प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ एम्स का गेटवे ही नहीं, आपके सपनों का द्वार है प्यारे दोस्तों। नॉर्सेट 9 सिर्फ एम्स का गेटवे नहीं, आपके सपनों का द्वार है, और ये जो सपना का द्वार है आपके आने वाली पूरी लाइफ के, आपका पूरा ब्राइट फ्यूचर कर देगी प्यारे दोस्तों। तो जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए, जिसके लिए आप लाइफ में बहुत सीरियस हैं, जिसके लिए आप इतना डेडिकेटेड हैं, तो उसी चीज के लिए आप अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो नो डाउट आपके सारी चीजें डाउट क्लियर हो जाएंगे और सारे सपने आपके पूरे हो सकते हैं। तो एक बेहतर स्टडी के लिए, बेहतर स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, तो कंप्लीटली वीडियो में बने रहेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों कि मैं बताना चाहूंगा कि नॉर्सेट 9 का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, हो सकता है कोई आप में से कोई फ्रेशर हो सकता है, पहली बार देने जा रहा है, या आपने बहुत सारे एग्जाम दिए हो। नो, सिलेक्शन क्यों, एग्जाम में क्या होता है, बेसिकली आपको पैटर्न समझना होता है। पहली बात तो ये, तो पैटर्न जो अगर आपने पहले दिए तो आपको डेफिनेटली पता है, मैं आपके लिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो हो सकता है पहली बार देने जा रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं शॉर्ट लाइन के अंदर। नॉर्सेट जो होता है एग्जाम आपके प्री और मेंस 2 पैटर्न में होता है, ये बात क्लियर रखनी है आपको। प्रीलिम्स का जो पेपर होता है उनके अंदर आपके जो होते हैं आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर 80% जो क्वेश्चन होते हैं आपके सब्जेक्ट रिगार्डिंग होते हैं, 20% जो सवाल होते हैं वो आपके नॉन नर्सिंग का पार्ट हो, जिसमें जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड वगैरह उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना। उसके लिए आपको 90 मिनट मिलते हैं। प्रीलिम्स जो होता है आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसके लिए कहीं मेंस में आपके नंबर नहीं जुड़ने वाले। लेकिन ये मेंस जो होता है मेरे दोस्तों, ये 160 नंबर का पेपर होता है और 180 मिनट इसके अंदर आपको मिलते हैं। ये इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। ये छोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ। अब गलती अपन कहाँ करते हैं प्यारे दोस्तों, ये सबके लिए है। गलती अपन कहाँ करते हैं कि प्रीलिम्स तो है, प्रीलिम्स में क्या करना, प्रीलिम्स तो वैसे ही पास करना है, छोटे मोटे सवाल आते हैं, हमें तो मेंस पे फोकस करना है। आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, लेकिन ये कभी कभार स्ट्रेटेजी हमें धोखा दे देती है प्यारे दोस्तों। आप नॉर्सेट मेंस में तभी बैठ सकते हैं हाँ जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो। तो प्रीलिम्स क्लियर करना भी बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स को अपन को लाइटली नहीं लेना है, उसको भी बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना है, लेकिन कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें ये भी कंफ्यूजन है। बार बार जो पुराने तरीके अपनाए वो काम नहीं कर रहे हैं, साइंटिफिक मेथड नहीं है, तो इसी पे अपन बात करते हैं। तो देखो, एग्जाम्स में सिलेक्शन होता है आपके क्वेश्चन कितने ज़्यादा सही हो रहे हैं। मैं आपको बेसिक आपकी जहाँ पे प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे आप सवालों में अटकते हो, वहीं से आपकी एक बार उसको उजागर करने का कोशिश करता हूँ। क्योंकि आपके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट जिसको अपन कह सकते हैं दैट इज द टेक्निकल पार्ट ऑफ द एमसीक्यू, एंड सेकंड वन जो होता है उसको अपन मैं बोलता हूँ नॉन टेक्निकल पार्ट। ध्यान से चीज़ों को समझेगा, बेसिक जड़ तक मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। सारी स्ट्रेटेजी अपन डिस्कस कर रहे हैं, पूरा पेज भरा हुआ मेरे पास में। एमसीक्यू का एक पार्ट टेक्निकल होता है, दूसरा पार्ट होता है नॉन टेक्निकल। नाउ व्हाट इज द टेक्निकल पार्ट ऑफ द एमसीक्यू? टेक्निकल पार्ट प्यारे दोस्तों वो होता है जिसके अंदर एमसीक्यू आपको ये समझना होता है कि वास्तव में सवाल पूछना क्या चाह रहा है। उसके अंदर उसकी लैंग्वेज होती है, उसके अंदर एक सीन दिया होता है, उसके अंदर एक मरीज दिया होता है, और वो आपसे कुछ भाषाएं, कुछ अलग अलग भाषा के अंदर पूछना चाह रहा है कि ये मेरी इस टाइप की भाषा को आप समझो, अब बताओ कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ। जैसे सवाल बोलता है कि भाई एक पेशेंट है, इसका ये कंडीशन है, उसके अंदर व्हाट इज द एज ए नर्सिंग व्हाट इज द लीस्ट प्रायोरिटी, व्हाट इज द प्रायोरिटी, व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, व्हाट इज द लास्ट प्रायोरिटी, व्हाट इज द फर्स्ट साइन, व्हाट इज द लास्ट साइन, ये भी चीजें होती है। नो, ये जो चीजें होती है लैंग्वेज प्लस उसके 4 ऑप्शन, ये इसका टेक्निकल पार्ट होता है। सवाल में पूछा है कि व्हाट इज द लीस्ट प्रायोरिटी, हम देखते कि ओहो इसमें तो प्रायोरिटी पूछा, और हम क्या करते, अरे ये तो बी होगा, वो खोटा हो जाता है।
अरे भाई प्रायोरिटी तो पूछा था, लेकिन तेरे को पता तो होना चाहिए कौन सी प्रायोरिटी पूछा था। ऐसा सवाल कहना क्या चाह रही है, तो देख प्रायोरिटी कौन सी पूछी, फर्स्ट प्रायोरिटी या लीस्ट प्रायोरिटी। हमें प्रायोरिटी पे फोकस करा, तो मतलब कहीं ना कहीं हमने जो टेक्निकल पार्ट होता है क्वेश्चन का कि लीस्ट वर्ड ऐड कर रखा है, फर्स्ट साइन ऐड कर रखा है, लास्ट साइन ऐड कर रखा है, एक्सपेक्टेड साइन ऐड कर रखा है, एडवर्स ऐसा कोई साइन ऐड कर रखा है। तो ये जो कुछ टेक्निकल और क्लोज होते हैं ना प्यारे दोस्तों, उसमें एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, ये सारे इस चीज को बनाते हैं क्वेश्चन को टेक्निकल चीजें। ये आपको सवाल में आनी चाहिए। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एग्जाम देते हैं, नॉलेज की कोई कमी नहीं होती, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, वो अभी अपन बात करेंगे, नॉलेज की कोई कमी नहीं होती, लेकिन ज्ञान के होते हुए भी उन चीज़ों को अपन गलत कर देते हैं और एग्जाम में रैंक से पीछे रह जाते हैं और सिलेक्शन की लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। कहाँ कमी थी? ज्ञान में कमी थी? नहीं कमी थी, कमी थी हमारा ये टेक्निकल पोर्शन समझने में। हमें सवाल को अटेम्प्ट ही करना नहीं आता कि हमें कैसे ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो टेक्निकल चीज़ होती है ये प्यारा दोस्तों, उसको समझना जरूरी होता है। वो कैसा है कि अभी डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज होती है नॉन टेक्निकल। ये जो नॉन टेक्निकल है, दिस इज द रियल नॉलेज। आपका सब्जेक्ट का जो नॉलेज होता है वो होता है नॉन टेक्निकल पार्ट। कैसे? जैसे मान लीजिए सवाल में पूछा कि एक मरीज है, इसको ये बीमारी हुई है, इसकी ये कंडीशन, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपकी सबसे लास्ट प्रायोरिटी क्या होगी? व्हाट इज द लीस्ट प्रायोरिटी? कोई भी सब्जेक्ट से हो सकता है। सो व्हाट इज द लीस्ट प्रायोरिटी? अब ये जो लीस्ट प्रायोरिटी आप कब बता पाओगे? जब आपको सारी प्रायोरिटी पता होगी कि व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, व्हाट इज द सेकंड प्रायोरिटी, व्हाट इज द थर्ड प्रायोरिटी, व्हाट इज द फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड 10th जो सबसे लीस्ट पे आती है। तो जब ऊपर वाली चीजें आपको पता होगी तो आप सबसे नीचे वाली जो लिस्ट पूछा है उसको आप आराम से पकड़ लोगे। ये होगी, ये कब होगा? जब आपने सब्जेक्ट को पढ़ा है, आपका नॉलेज बढ़िया है, आपकी थ्योरी बढ़िया है। तो अगर थ्योरी में गड़बड़ है तो आप लिस्ट को भी नहीं पकड़ पाओगे, और अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आपको नहीं आता है तो आप भाषा नहीं समझोगे, तो कवि के भाव नहीं समझोगे, तो आप उसका जो भावार्थ है वो गलत निकाल दोगे, और भावार्थ गलत निकालोगे तो आप जवाब अपने हिसाब से दोगे, सवाल के हिसाब से। हाँ, तो दोनों चीजें आपको समझना जरूरी है, टेक्निकल वर्सेज नॉन टेक्निकल पार्ट एमसीक्यू में। समझ में आई बात है ना? टेक्निकल पार्ट कैसे पूरा होता है? वो आपका होता है एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से। बताऊंगा कैसे करनी है, सेकंड स्टेप हमारा एमसीक्यू पे उसी पे आएगा। फर्स्ट अपन बात करते हैं कि नॉन टेक्निकल पे। नॉन टेक्निकल की इसका मैंने कहा कि आपका जो नॉलेज है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, आपकी सारी सब्जेक्ट पूरी नर्सिंग के रिगार्डिंग वो नॉलेज पूरा होना चाहिए। नाउ सर लास्ट नोट सेट दिया था, उसमें तो सिलेक्शन हुआ ही नहीं, इस बार भी थोड़ा डर लग रहा है, क्या करूँगा, होगा कि नहीं होगा? डरने की जरूरत नहीं प्यारे दोस्तों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम उसी के रिगार्डिंग की बढ़िया स्ट्रेटेजी नहीं बनाते हैं तो फिर नहीं होगा, लेकिन हमारे पास बढ़िया स्ट्रेटेजी है, हम उसको फॉलो करेंगे और डेफिनेटली इस बार सिलेक्शन निकाल करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आराम से जो बता रहा हूं उसको फॉलो करिएगा, ठीक है? ओके। नॉलेज अपन कैसे गेन करें? आपकी थ्योरी पूरी होनी चाहिए। देखो, किसी भी चीज को पता करने के लिए आपके पास ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। आप कहीं भी कोई तैयारी कर रहे हो, बिना ज्ञान तो कुछ होता ही नहीं है। अगर ज्ञान के बिना ज्ञान के कुछ हो जाता तो भाई कोई मजदूर काम करने का वो भी नोट सेट दे देता है ना, जो गाड़ी चलाते हैं बंदे वो भी आके एग्जाम दे देते। ऐसा नहीं, क्योंकि वो उनको अपना सब्जेक्ट का नॉलेज है, हमारे सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है। तो ज्ञान के बिना तो कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो ज्ञान का मतलब आपको सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए आपकी पूरी थ्योरी मजबूत होनी चाहिए। अब सर दिक्कत ये है कि नॉट सेट का एग्जाम सितंबर के अंदर है, 14 सितंबर को प्री का एग्जाम है। डेट भी बता दूं, आपको पता नहीं होता तो सितंबर के अंदर एग्जाम हो जाएगा। तो सितंबर में एग्जाम है, अब इतनी थ्योरी कैसे पढ़ूं भाई साहब? अरे भाई तुमको कौन बोल रहा है कि तुम पूरी बुक उठा के थ्योरी पढ़ो? नहीं बोल रहे ना, यही तो है स्ट्रेटेजी, बुक उठा के पढ़ना। दैट इज द नॉट द प्रॉपर स्ट्रेटेजी। ये एक जो रटामार तकनीक होती है वो उसको फॉलो करने नहीं, वो हमेशा कभी आदमी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता है। तो आपको प्रूवन जो स्ट्रेटेजी वो बताता हूं कि हाउ टू कंप्लीट द थ्योरी। अब ये थ्योरी कैसे पढ़नी है आपको, देखो जैसे 2 महीने बचे हैं, मान लीजिए नॉट सेट के सितंबर में होगा, तो उसमें जैसे 2-1 महीने बचे, 60-65 दिन मान सकते हो आप। आपके जितने भी मेजर सब्जेक्ट है, मेजर मतलब सारे सब्जेक्ट, लेकिन मेजर जैसे आपका एमएसएन हो गया, आपका फंडामेंटल हो गया, ओबीजी हो गया, पीडियाट्रिक हो गया, साइकेट्रिक हो गया, सीएचएन वगैरह हो गया, ये सारे मेजर सब्जेक्ट में आते हैं। अब आपको क्या करना है, इन मेजर सब्जेक्ट की थ्योरी कैसे पढ़नी वो बताता हूँ। आपको इनको 4 ब्लॉक में डिवाइड करना है ना। देखो मतलब मेरे स्क्रीन के पीछे ऐसा कोई वो नहीं है कि स्क्रीन चल रही है बड़े बड़े लिख रहा हूँ, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं। अभी मेरे पास ऐसा स्क्रीन वाला जुगाड़ नहीं है, व्यवस्था नहीं है, और समय के साथ में कुछ चीज़ें होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन आप मेरे शब्दों पर जरूर गौर करिएगा, है ना। मैं पूरे आपके लिए मेहनत करी है, मेरे पास सारी चीज़ें लिखी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपने जितने भी सब्जेक्ट उनको 4 ब्लॉक में डिवाइड करना है। व्हाट इज द 4 ब्लॉक? ब्लॉक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ब्लॉक। पहला जो ब्लॉक है उसके अंदर आपको मेजर सब्जेक्ट के अंदर पहला फंडामेंटल, एमएसएन एंड आपका जो
आईसीयू और ओटी वाला पार्ट्स, ये जैसे एक नॉट सेट के अंदर एग्जाम में अंदर पूछे ही जाते हैं। फंडामेंटल मेजर सब्जेक्ट है एमएसएन, ओटी और आईसीयू, ये 4 जो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग चीजें हैं उसको ब्लॉक फर्स्ट में रखकर आपको इनको साथ में कंबाइन करके पढ़ना है। ऐसा नहीं कि भाई एमएसएन आज बड़ा सब्जेक्ट है पूरा कर दूंगा और एमएसएन की बुक है मेरे सारे नोट्स है सारे पहले पढ़ूंगा फिर देखूंगा दूसरा फंडामेंटल, ऐसा नहीं। 1 साल लग जाएगा पूरा करने में, कितने नोट्स बीत जाएंगे फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। ध्यान क्या देना है, 4 ब्लॉक में कैसे डिवाइड करा। पहले ब्लॉक के अंदर हमने उठाई फंडामेंटल, एमएसएन, आईसीयू और ओटी का कुछ पार्ट, ये चीज़ों को कंबाइन करके फिर उसको रिवाइड करना है। नाउ इसमें रिवाइज कैसे आप करोगे, लाइन टू लाइन पढ़ना है नहीं, आपको सिर्फ उनके जो हाईलाइट्स पॉइंट होते हैं उनको देखना है। हेडिंग देखी, जितने भी बुलेट्स पॉइंट है, अच्छा ऐसा होता है, ओके ओके, ये इंपॉर्टेंट साइन है, ये फर्स्ट साइन है, ये सेकंड साइन है, ये प्रायोरिटी फर्स्ट है, इसमें ये 3 पार्ट होते हैं, ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। इस प्रकार से हाईलाइट जो पॉइंट होते हैं प्यारे दोस्तों, बुलेट्स पॉइंट जिसको अपन कहते हैं, वो आपको सिर्फ रीड आउट करना है, सिर्फ नज़र के बाहर निकालना है। क्योंकि अगर आपने चीज़ें देख ली ना, आपको नॉलेज है, कोई ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन वो रिवाइज हो जाएगा। अगर कुछ चीज़ें छूट जाती है तो आपको वहाँ कुछ नई चीज़ें मिल जाएगी, है ना। तो ये थ्योरी आपको ऐसे ही कंप्लीट करनी है। फर्स्ट ब्लॉक समझ में आई बातें। ना व्हाट इज द सेकंड ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक के अंदर आपको 2 सब्जेक्ट को कंबाइन करना है। फर्स्ट इज द ओबीजी एंड सेकंड इज द पीडियाट्रिक। आपको पता है ओबीजी जो होती है गेस्टेशन एज से लगाकर फीमेल जेनिटल से लेकर गेस्टेशन एज तक, लेबर, है ना, वहाँ पर जो बच्चे की डिलीवरी जो होती है, लेबर का प्रोसेस होता है, केयर ऑफ न्यूबॉर्न होता है, ये सारी चीज़ों से लगाकर अगेन पीडियाट्रिक स्टार्ट हो जाती है। तो ओबीजी और पीडियाट्रिक को आपको कंबाइन करके स्टडी करनी है। इनके भी सारे हाईलाइट जितने भी बुलेट्स पॉइंट होते हैं ये आपको पढ़ने हैं। रीड कर ला, बिल्कुल क्लियर हो गया मामला। नाउ थर्ड ब्लॉक की मैं बात करूँ तो उसके अंदर आपको सीएचएन, साइकेट्रिक ले सकते हैं, या इसके साथ में रिसर्च मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत छोटे सब्जेक्ट हैं। छोटे सब्जेक्ट के भी ट्रिकी जरूर है, छोटे के भी रिपीटेटिव कुछ टॉपिक्स होते हैं, वहीं से सवाल आते हैं, तो ये आप ले सकते हो। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग, इसको इग्नोर मत करना। आने वाले नोट स्टेट में पीडियाट्रिक, ओबीजी और साइकेट्रिक अच्छे से सवाल आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे से सवाल देखने को मिलेंगे, मैं फिर बता रहा हूँ। तो सीएचएन और साइकेट्रिक और कुछ इथिक्स वाले क्वेश्चन हो गए, रिसर्च वाले हो गए, मैनेजमेंट, ऐसा कुछ आप थ्योरी कंबाइन करके दे सकते हैं। तीसरा ब्लॉक क्लियर हुआ। चौथा जो ब्लॉक है मेरे दोस्तों, उसमें आप रख सकते हैं फार्मेकोलॉजी। बहुत अच्छा सवाल आते हैं इसके, फार्माकोलॉजी के, ड्रग्स के, कैलकुलेशन के और इसके एडवर्स रिएक्शन के, साइड इफेक्ट के, किसी नॉर्मल लेवल के। तो ये ट्रिकी सब्जेक्ट जरूर है, अच्छा सब्जेक्ट है, इसको भी आपको लिस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना है। तो फार्मे के साथ में आप जितने भी अपने मेडिकल सर्जिकल के जो प्रोसीजर होते हैं, फंडामेंटल में जो प्रोसीजर होते हैं, वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और साथ में इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो आपका यूज, उसका इमेज और उसका हल्का फुल्का एक बार ब्रीफली एक्सप्लेनेशन देख लेगा, अच्छा क्या होता है, ऐसे होता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपके कहाँ काम आ जाएंगे, इमेज बेस्ड एमसीक्यू में बिल्कुल काम आ जाएंगे, क्योंकि आजकल वो भी पूछे जा रहे हैं। ओबीजी के कितने इंस्ट्रूमेंट आपको पूछे जा रहे हैं, तो ये भी चीज़ें आपको याद में रखनी। तो 4 ब्लॉक पढ़े, ब्लॉक ए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट ब्लॉक में मैं रिवाइज करता हूँ, फंडामेंटल, एमएसएन, ओटी, आईसीयू। सेकंड ब्लॉक के अंदर क्या हुआ आपका, ओबीजी, पीडियाट्रिक्स, है ना, सीएचएन, साइकेट्रिक, इथिक्स, रिसर्च मैनेजमेंट, ये आपके थर्ड ब्लॉक में। और चौथे में फार्मा और आपका जो है इंस्ट्रूमेंट वगैरह और प्रोसीजर वगैरह। नो, फर्स्ट जो ब्लॉक था, थोड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, इनको आप 3 से 4 दिन दे सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि 10 दिन 15 दिन लेके इनको बैठ गए, नहीं, 3 से 4 दिन आप एमएसएन, फंडामेंटल और आपका जो ओटी और आईसीयू दे सकते हैं। 4 से 5 दिन, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना, क्योंकि हाईलाइट आप पढ़ोगे तो आराम से कितना जिसकी आईक्यू कम होगी वो भी इतने दिन में, 5 दिन में तो ये कर ही लेगा, है ना। नाउ सेकंड जो ब्लॉक हमने पढ़ा, ओबीजी, पीडियाट्रिक, 2 से 3 दिन का सब्जेक्ट है, सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। दूसरा सीएचएन, साइकेट्रिक, इथिक्स, रिसर्च मैनेजमेंट, ये भी 2 से 3 दिन का काम है, हाईलाइट पढ़ ली, बात खत्म। फार्मा, प्रोसीजर, जो इंस्ट्रूमेंट था, ये भी 2 से 3 दिन का। तो लगभग आप 2, 4 और 2, 6 और 4, 8, 10 से 12 दिन का काम है पर दोस्तों, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। तो 10 से 12 दिन में आपकी पूरी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी। स्पीड रिवीजन करना है, फास्ट रिवीजन करना है, सब्जेक्ट का बड़ी बड़ी बुक लेके नहीं बैठना है। तो थ्योरी का मामला आपका क्लियर हुआ प्यारे दोस्तों, फास्टली 10 से 12 दिन में आपके पूरा रिवाइज। अब अपन सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं, आपका मैक्सिमम एमसीक्यू प्रैक्टिस पर। जी हमने नॉलेज के रिगार्डिंग जो नॉन टेक्निकल पार्ट पढ़ा था उसका क्लियर हुआ। नाउ वी आर मूवमेंट ऑन टेक्निकल पार्ट, दिस इज द एमसीक्यू प्रैक्टिस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस। वही आपके तो मामला गड़बड़ करते हैं, अल्टीमेटली मामला यही बनाते हैं और ये भी गड़बड़ करते हैं। इनको कैसे अपन सॉल्व करना है, तो देखो इसके अंदर आपको एक स्ट्रेटजी में बढ़िया बताता हूँ, जिसको मैं RRR स्ट्रेटजी कहता हूँ। RRR ये क्या होती है डिस्कस करते हैं, सब्र रखो थोड़ा। एमसीक्यू प्रैक्टिस के अंदर देखो
एक चीज़ बताता हूँ, जो आपने नॉलेज पढ़ा, जैसे फंडामेंटल का कोई टॉपिक पढ़ लिया, तो टॉपिक पढ़ने के बाद में आप ये कोशिश कर सकते हैं, उसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि छोटे से टॉपिक की कम से कम 40 से 50 MCQ जो सिंगल लाइनर होते हैं वो आप उस टॉपिक के बाद में ही क्लियर कर सकते हैं, उसके बाद में ही क्लियर कर सकते हैं अगर टाइम मिलता है तो और कंफर्टेबल है तो। उससे क्या होगा कि वन लाइनर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, सब्जेक्ट वाइज आप MCQ पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे बेटर तरीका मैं बताता हूँ। जैसे जो टॉपिक आपने पढ़ा उसको आपने हाथों हाथ MCQ में लपेट लिया, जो भी टॉपिक पढ़ा उसका 50 से 60 MCQ निकाले, वो देख लिए, तो टॉपिक भी क्लियर, नॉलेज भी हो गया, MCQ की प्रैक्टिस भी हो गई। ठीक बात। सेकंड जो MCQ का आपको प्रैक्टिस जो करनी है वो होता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज द मेगा टेस्ट। वो क्या होता है? मेगा टेस्ट। जैसे मेंस के 160 सवाल आते हैं, तो आप ऐसा ही कोई पेपर उठाओ, ऐसे कोई टेस्ट उठाओ जिसमें अंदर 160 सवाल हो, 200 सवाल हो, और उन 200 सवालों को आप उठाओ, शांत कमरे में एक अलग जो आपका स्टडी टेबल है, अलग जगह पे बैठो, शोर शराबा नहीं हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, आप कंफर्टेबल हो, वहाँ बैठो, सामने घड़ी रखो या मोबाइल जो भी है आपका साइलेंट करके, इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन बंद करके, है ना, व्हाट्सएप के टुन 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 बंद करके आराम से बैठो। हाँ, क्योंकि ये डिस्टर्ब करते हैं ना, मामला गड़बड़ी है तो सोशल मीडिया हमारा गड़बड़ कर देते हैं, तो आपको मोबाइल को साइलेंट रख देना है, उल्टा रख के बैठ जाओ। नहीं, इतना तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि भाई फ़ोन बज भी रहा है तो मैं नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मेरे जो सपने हैं उसमें मैं लगा हुआ हूँ, तो ये फ़ोन तो जो है गड़बड़ करेगा तो मैं तो इसको क्यों उठाऊं। तो ये इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, और डेफिनेटली ये इच्छा शक्ति आपके अंदर है, उसी वजह से आप इस एग्जाम में अभी तक लगे हुए हैं, है ना। तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। MCQ को आपने मेगा टेस्ट को उठाया, टाइमर लगा दिया, जो एज ए रियल एग्जाम ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में मैं भाई साहब एग्जाम दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि भाई अच्छा ये घर में बैठा हूँ तो ये जो MCQ है 5 मिनट सोचता हूँ क्या होता है इसका आंसर, ऐसे करोगे तो भाई नोट सेट तो होड़े सरा। जितना सवाल आप एग्जाम में एक सवाल को टाइम देते हो उतना ही उसी टाइम देना है, क्योंकि टाइमर आपका चल रहा है, ऐसा लगना चाहिए कि मैं एग्जाम दे रहा हूं। तो मेगा टेस्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, और मेगा टेस्ट आप कहां से सॉल्व कर सकते हैं? आप कोई भी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, आपके पास कोई पेपर पड़े हो वो आप दे सकते हो। नाउ टेस्ट सीरीज कहां से लेनी, क्या से लेनी है, वो मैं आप पे छोड़ता हूं, है ना। मेरे पास ऐसा कुछ होता तो मैं आपको दे देता कि चलो मैं आपके लिए प्रैक्टिस करवा दूंगा। अभी तो मेरे पास कोई टेस्ट सीरीज ऐसी मेरे पास नहीं है। आपको क्या लगता है ऐसी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए मेरे पास? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप टेस्ट सीरीज जो है कहीं से आप ले सकते हैं, सारे प्लेटफॉर्म हैं, सारे ऐप हैं, बहुत बढ़िया से मेहनत करते हैं, जिस पे आपका भरोसा हो, किसी की मेहनत वेस्ट नहीं है, सारी नर्सिंग के ही क्वेश्चन डालते हैं, नर्सिंग का ही पढ़ाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि भाई ये बेस्ट है, वो बेस्ट है, ये खराब है, सबकी 200% मेहनत होती है। जितने भी प्लेटफॉर्म है सब 200% मेहनत करते हैं। तो आपका जिस पे विश्वास हो आप वहाँ से टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, और उसमें से जो मेगा टेस्ट होते हैं, क्योंकि उसमें पूरे सब्जेक्ट आपके रिवाइज होंगे, जो थ्योरी आपने 10 से 12 दिन में पढ़ी थी ना, सारी रिवाइज हो जाएगी। क्लियर हुआ मामला? सो मेगा टेस्ट ये आपके लिए हो गया। सेकंड में आपको क्वेश्चन का एक तरीका बताता हूँ। मेगा टेस्ट आपने दे दिया, अब आपको क्या करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है, जितने भी पुराने पेपर है नोट सेट के, वो आपको उठाना है। क्या सर मैं 2020 से लगाकर जितने भी पहले अभी तक नोट सेट हो सब उठा लूँ? नहीं, आपकी हिम्मत है तो आप उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप करीबन पिछले से 4 से 5 नोट सेट के पेपर उठा लीजिए। 4 से 5 नोट सेट के पेपर उठा के देखिए, और उनके अंदर देखिए पूरा पेपर आप सॉल्व करिए। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना है बिल्कुल, जिससे क्या होगा कि आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ वास्तव में एग्जाम का पैटर्न का जो पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा रहा। पेपर का पैटर्न पता लग जाएगा, आपको रियलिस्टिक एग्जाम वाली फीलिंग आएगी कि यार ये क्वेश्चन ऐसा नोट सेट में है तो मैं तो फिर भी दे सकता हूँ। जो सवाल सही होते हैं आपका नॉलेज इंप्लीमेंट करो, उस पर लगाओ। ये हो गया प्रीवियस ईयर पेपर का। 4 से 5 नोट सेट के पेपर उठा लो, काफ़ी है। बाकी आपने जो नॉलेज पढ़ा है उससे कहीं ना कहीं MCQ सॉल्व हो जाएंगे। तो ये आपकी MCQ प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। मेगा टेस्ट हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया। अब इस प्रीवियस ईयर पेपर में एक काम आपको और करना है, मैं थोड़ा और इसके डेप्थ में जाता हूँ। एक काम आपको और करना है कि इस प्रीवियस 4 से 5 6 जो भी पेपर होते हैं, आप 4 से 5 नोट सेट के जो पेपर हैं, इसमें से आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक ये सेलेक्ट करना है, जो सबसे रामबाण साबित होगा कि उसमें से उन 4-5 पेपर में से बार बार पूछे जाने वाले कौन से सवाल ऐसे हैं जो हर पेपर में आते ही आते हैं। चाहे वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया, चाहे वो सिनेरियो बेस्ड हो गया, चाहे वो कोई केस बेस्ड हो गया, चाहे वो डायरेक्ट ट्रिकी MCQ हो गया, चाहे कोई भी टॉपिक हो गया। ऐसे टॉपिक आपको चूज करने हैं जो आपके हर नोट सेट में पूछे ही जाते हैं।
है ना। जैसे आपको पता है कि हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है, तो आपको पता है प्रोटामिन सल्फेट, पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन पूछा ही जाता है। तो ऐसे कुछ आप टॉपिक सेलेक्ट करिए, ऐसे कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक उस हर 4-5 पेपर में से छांटने हैं, निकालने हैं कि रिपीटेडली बार बार पूछे जा रहे हैं। और जब वो आप टॉपिक को एक लिस्ट डाउन कर लें तो उस टॉपिक की वापस आपको बढ़िया से थ्योरी पढ़ लेनी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बढ़िया से रिपीटेड करके अच्छे से थ्योरी उसको रिवाइज कर लो, किसी भी बुक से करो, अपनी नोट से करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको थ्योरी रिवाइज करने के बाद में आपको वापस उनको सॉल्व करो, तो आने वाले जो भी एग्जाम रहेंगे उसके अंदर वो टॉपिक तो आपके बिल्कुल क्लियर रहेंगे। और ये गारंटी कि जो पहले एग्जाम में सवाल गलत होता था क्योंकि हमें समझ नहीं आती थी और उसी की वजह से वही सवाल वापस रिपीट होता था और हमें वही मात दे जाता था, वही वहां जाके हम गलत कर देते थे, फिर बाहर आके बोलते यार ये तो लास्ट बार भी मैंने गलत कर दिया, इस बार भी गलत कर दिया। तो आप रिपीटेटिव टॉपिक को उठाओ, उसको आप पकड़ो तो आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। नो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, यहाँ पर एक और चीज ऐड करूंगा मैं, जो आप मेगा टेस्ट दे रहे हो, जो आप पीवीसी के क्वेश्चन देख रहे हो, जो आप रिपीटेटिव टॉपिक के जो क्वेश्चन देख रहे हो उनको आप सॉल्व करो और एक इस प्रकार का एक रजिस्टर आप मेंटेन करो। एक रजिस्टर वो आपको मेंटेन पास में रखना है जब आप पेपर सॉल्व करो। अभी रजिस्टर क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो आप रजिस्टर पास में रखोगे उसमें आपको जो आपने आंसर करे हैं, जो आपने सवाल को गोला बनाया है और फाइनल आंसर की जब आप देखोगे तो उसमें जो आपके गलत आंसर होते हैं, जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो जाते हैं, उन रॉन्ग आंसर को ही उस रजिस्टर में लिखना है। प्यारे दोस्तों ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, जो सवाल आपके गलत हो जाते हैं उस गलत होने वाले सवाल को आपको उस रजिस्टर में लिखना है। प्यारे दोस्तों सही आंसर को नहीं लिखना है, सही होने वाले सवालों को तो भूल जाना, वो आपके नॉलेज में है, लेकिन जो सवाल आपके गलत होते हैं, जिस टॉपिक के सवाल गलत होते हैं, वो आपको उस रजिस्टर में लिखने हैं। और वो रजिस्टर में पूरा सवाल ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, उसकी हाईलाइट्स आप लिख लेना कि इसमें क्या होता है। तो उसके साथ में 2-3 चीजें लिखनी है, गलत जो सवाल आपके हुआ है वो, प्लस में उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड उसका रैशनल क्या होगा कि वो सही क्यों है, और उसका कोर कंसेप्ट क्या होता है। कोर कंसेप्ट इन द सेंस कि भाई उसका टॉपिक का आपको लगभग आसपास का सारा नॉलेज हो जाएगा, अच्छा इस प्रकार से ऐसा होता है इसलिए ये, तो इससे बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। आपका सवाल गलत हो गया, वो आपके अब माइंड में आ जाएगा कि हाँ ये मेरे गलत हुआ है, तो इसका मैंने सही आंसर लिख दिया। रैशनल आपको पता लग गया कि हाँ रैशनल मैंने पढ़ा है, मेरा किस लिए गलत हुआ था, मैंने क्या सोचा था, क्या मेरा टेक्निकल पार्ट गलत था एमसीक्यू का या नॉन टेक्निकल। टेक्निकल मतलब क्या मेरे को सवाल समझने में दिक्कत हुई थी इसकी वजह से गलत हुआ था, या नॉन टेक्निकल पार्ट इसका मतलब मुझे नॉलेज की कहीं कमी तो नहीं है। तो ये जब आप करेक्ट आंसर प्लस रैशनल प्लस इसका कोर कंसेप्ट आप लिख लोगे तब आपको उस सवाल की पूरी डेप्थ पता हो जाएगी। और फ्यूचर में अगर ऐसा सवाल आपके सामने आया तो आप उसकी खटिया खड़ी कर दोगे। खटिया खड़ी जब आप कर दोगे इसका मतलब आप सही कर दोगे, ये कभी आपकी गलत नहीं होगा। और ऐसा करते 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 आप इतने गलत सवाल आप लिखोगे ना हर टेस्ट में से, हर सवाल में से, तो आप देखोगे कि ये आपके गलतियों का भंडार भर जाएगा। इस दुनिया में खुद की गलती मानना एक बहुत बड़ा गुण होता है प्यारे दोस्तों। तो खुद की गलतियों का जब आप रजिस्टर मेंटेन कर लोगे तो आपको पता है कि मेरी स्ट्रेंथ मुझे पता है, लेकिन मेरी वीकनेस क्या है, यही मुझे मात दे रही थी, यही मुझे चकमा दे रही थी, यही मुझे सिलेक्शन से दूर रख रही थी। तो जब आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा तो टॉपर स्टूडेंट क्या करते हैं, जो टॉपर्स होते हैं वो अपने स्ट्रेंथ उनको पता होती है, लेकिन टॉपर्स जो होते हैं अपनी वीक पॉइंट पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं मेरे दोस्तों। टॉपर्स विद्यार्थी जो होते हैं वो अपने वीक पॉइंट पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं और हर एग्जाम में सिलेक्शन लिए हैं, है ना, हर एग्जाम में मैंने सिलेक्शन लिया है। ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि जब मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो। और उसी तजुर्बे के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। मेरे दोस्तों यकीन करिएगा कि आप एक रजिस्टर जरूर मेंटेन करें, उसमें सिर्फ गलत आंसर को लिखे, गलत क्वेश्चंस को लिखे और उसका आंसर रैशनल और उसका कंसेप्ट। तो जब आपकी गलतियों का भंडार आपके पास होगा तो उन हर एक गलती को आप आराम से देखकर सुधार सकते हैं। तो ये जो रजिस्टर में मेंटेन करा है ये 3R स्ट्रेटेजी में काम आने वाला है। अभी बताता हूं और मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए बोनस टिप्स क्या है, ये भी डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपने कर दी, रजिस्टर आपने मेंटेन कर लिया, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपने देख लिए, डाउट आपने क्लियर कर दिया एमसीक्यू और थ्योरी के रिगार्डिंग ना, इमेज बेस्ड का मैंने बता दिया आपको ना। अब मैं बताता हूं आपको कि व्हाट इज द RRR स्ट्रेटेजी, व्हाट इज द RRR स्ट्रेटेजी। सो ये मैंने स्ट्रेटेजी बनाई कि RRR स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो R1 जो स्ट्रेटेजी होती है, R1 स्ट्रेटेजी, उसको मैं समराइज करूं तो R1 का मतलब है रैपिड रिवीजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R1? रैपिड रिवीजन। ये रैपिड रिवीजन कैसे करा? आपने जो थ्योरी पढ़ी थी, नॉन टेक्निकल पार्ट,
फास्टली हाईलाइट्स, बुलेट पॉइंट, जितने टेबल, चार्ट, डायग्राम जितने भी थे, एक बार आपने स्पीड करके क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया। दैट इज द R1, रैपिड रिवीजन। इज दैट क्लियर? ये आपकी क्लियर हुआ। सेकंड R की बात करते हैं, तो सेकंड R का मतलब मैं लिखता हूं दैट इज द रिवर्स रिवीजन। व्हाट इज द रिवर्स रिवीजन? अब ये रिवर्स रिवीजन क्या है दोस्तों? रिवर्स रिवीजन वो चीज है जो आपने ये रजिस्टर मेंटेन किया था उन्हीं को बाहर वापस पढ़ना। और ये जो रजिस्टर आपने गलतियों का पुतला जो आपने बनाया था, जो आपकी मिस्टेक्स का जो पुतला बनाया था, रजिस्टर बनाया था, ये आपके एग्जाम से पहले काम आएगा। ये इसको आप रिवर्स स्टडी करोगे ना, रिवर्स रिवाइज, कि भाई मैंने सब कुछ तो पढ़ लिया, अब मैं एक बार और क्या पढ़ूं, तो एक बार और आप इसको पढ़ो। या आपकी गलतियों का भंडार है जो आप एग्जाम में ना करो, तो इसको रिवर्स स्टडी करो, मतलब टाइम से वापस जाके अच्छा ये मैंने उस टाइम दिया था और उस टाइम ये गलत था, तो मैंने इसका करेक्ट आंसर ये लिखा था, ये सवाल का ये था, अच्छा इसमें ऐसा होता है। तो हम रिवर्स चीज़ों को जाके हमने टेस्ट दिए, उसकी गलतियों को निकाल रहे हैं। दैट इज द रिवर्स रिवीजन। ये आपकी वीक पॉइंट सारी बन जाएगी, और वीक पॉइंट को जब आप कवर कर लोगे तो बिल्कुल आप जो है वीक पॉइंट को स्ट्रेंथ में बदल दोगे। और जब आपके वीक पॉइंट स्ट्रेंथ में बदल जाएंगे तो नॉर्थ साइड तो आपका ही होने वाला है ना। ओके और थर्ड जो होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, R3 जिसको मैं बोलता हूँ रियलिस्टिक टेस्ट, दैट इज द रियलिस्टिक मेगा टेस्ट, जो आपने ऑलरेडी टेस्ट के अंदर फॉलो करा है। तो RRR स्ट्रेटेजी ये होती है पहले दोस्तों, रैपिड रिवीजन, सेकंड जो होता है आपका रिवर्स रिवीजन, एंड थर्ड इज द रियलिस्टिक मेगा टेस्ट। जो आपने जितने भी मेगा टेस्ट दिए उनको आपको हर हफ्ते, हर 2-4 दिन में आपको मेगा टेस्ट देते रहने। तो ये RRR स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई। नो लास्ट में मैं आपको देता हूँ कुछ स्पेशल 4-5 बोनस टिप्स जो आपको एग्जाम से पहले हर दोस्त को, हर विद्यार्थी को, हर एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए। व्हाट इज द बोनस टिप्स? ये बोनस टिप्स है आपके बहुत काम आने वाली है। तो देखो, पहली बोनस टिप्स में आपको बताई, आपको गलतियों का रजिस्टर बनाना है, ये आपको लाइफ टाइम याद रखना है। जब भी आप एग्जाम दो, किसी भी फील्ड का एग्जाम दो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्थ सेट क्रैक भी कर लिया आपने, आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर दो, तो हमेशा आपको अपनी गलतियों का रजिस्टर मेंटेन करना है ना। जो ओनली रॉन्ग आंसर आपके हो, रॉन्ग क्वेश्चन हो, उसका रजिस्टर आपको मेंटेन करना है ना। नोटबुक रखनी है जो आपके गलत आंसर को बता रहे हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, अपना जो भी स्टडी रूम है, जो भी आपका स्टडी प्लेस है, वहां पर कुछ स्टिकी नोट्स रखिए, है ना। कुछ चिपकाने वाले ऐसे नोट्स रखिए जिसमें डायरेक्ट कुछ वैल्यूज लिखी हो, जैसे व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ डिजॉक्सिन इन द बॉडी, है ना, व्हाट इज द नॉर्मल लिथियम लेवल, है ना। ईसीजी के अंदर कौन सा जो हाइपरकैलिमिया में कौन सी ईसीजी होती है, हाइपोकैल्सियम में ईसीजी का पैटर्न क्या होता है, फेनिटोन का लेवल क्या होता है, फेनिटोन का एंटीडोट क्या होता है। ऐसे कुछ जो टॉपिक होते हैं ना जिस पे नजर पड़ती, अच्छा एक लाइन में पढ़ा और हाथों हाथ याद हो गया, ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं, उनके आप स्टिकी नोट बनाइए और अपने स्टडी रूम जहां भी आप बैठते हो, जहां भी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो, वहां छोटे छोटे करके ऐसे चिपका दो। ये आपके सपने के लिए बहुत जरूरी है। आपके सामने रहेंगे तो आप उठते वक्त, बैठते वक्त, खाते पीते हर वक्त आपके ध्यान में रहेंगे और आपकी नज़र पड़ती रहेगी। और जब तक नज़र पड़ती रहती है तो आपके वो माइंड बोलता है कि ये क्या है, अच्छा ये तो हेपेरिन का एंटीडोट पूछ रहा है, अच्छा ये तो डिजॉक्सिन का लेवल है, अच्छा ये तो मुझे याद है। तो ऐसे ये जो स्टिकी नोट्स होते हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम में आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसको बोलता हूँ, जैसे एग्जाम का टाइम नज़दीक आता है, आप देखते हो कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो होता है ना, अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं कि ये इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं, वो अलग अलग दोस्त जो होते हैं कम्युनिटीज मिलकर उसमें डिस्कशन करते हैं। एक क्वेश्चन आया उसके पीछे 20 जने उसका आंसर देंगे, बहुत अच्छी बात है, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ, आपका खुद का भरोसा आपको खुद पे होना चाहिए, किसी भी ग्रुप पे नहीं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, मैंने कभी ऐसे ग्रुप में ना तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करी है, ना कभी एमसीक्यू सॉल्व करे, ना किसी का जवाब दिया है आज तक। भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूँ, आज तक मैंने किसी ग्रुप में अंदर कोई जवाब नहीं दिया है, बहुत कम एक्टिव रहता हूँ। इसका रीज़न है कि आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए यार। ग्रुप में जब आप स्टडी करोगे, ग्रुप में एक मैसेज करोगे तो एक बोलेगा कि इसका एक आंसर है, दूसरा बोलेगा इसका बी आंसर है, तीसरा बोलेगा साहब इसका डी है, चौथा बोलेगा अरे नहीं इसका तो डी आंसर है। अब आप भाई साहब ऐसे बैठे हो यार, ए भी है, बी भी है, सी भी और डी भी है, तो सही कौन सा है? तो भगवान के लिए हाथ जोड़ दो कि भाई साहब हमें ऐसे भ्रामिक जो तत्व होते हैं उनसे दूर रखना है। तो जितने भी ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर डिस्कशन होता है, अच्छे ग्रुप है, आप थोड़ा करिए लिमिट में, लेकिन कोशिश करिए कि ऐसे ग्रुप में डिस्कशन करने से हमेशा बचते रहे, अवॉइड करें, क्योंकि ये आपका टाइम भी खराब करेंगे और जो आपने पढ़ा है उसको भी आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो जितने भी ग्रुप्स हैं उनसे आप थोड़ा सा बच के रहिए, वहाँ डिस्कशन मत करिएगा, ज़्यादा डिस्कशन मत करिएगा। नो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट,
जैसे एग्जाम से पहले कम से कम 15-20 दिन पहले आपको कोई भी नई बुक को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। आपके मार्केट में आपके दोस्त ने लिया है कि भाई ये कितनी अच्छी बुक आई है, ये नया लेटेस्ट एडिशन आया है, यहाँ से तो सवाल आते ही आते हैं, उसको बोलना भाई साहब आप पढ़ो इसको, मुझे माफ़ करो, मुझे क्षमा कर दो, आपको हमारी मित्रता दोस्ती का वास्ता। तो कृपया करके एग्जाम से पहले जो है आप किसी भी नए लर्निंग के सोर्स से दूर रहें, नई बुक को अवॉइड करें, नई किसी भी कुछ क्या बोलते हैं किसी यूट्यूब चैनल जो होता है नया कि भाई हाँ यही आएगा, कोई बात नहीं, जिसको आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उसको ही फॉलो करना, जहाँ भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। नई चीज़ से हमेशा बच के रहना प्यारे दोस्तों, नई बुक होगी, नई गाइड होगी, नई नोट्स हो गए, कोई बात नहीं, जो आपका है पढ़ा है वही सफिशिएंट, उसी को रिवाइज करना है। तो ये कम से कम 10-15 दिन पहले तो छूना ही मत, नहीं तो आपका सारा बेड़ा गर्क कर देंगे, कुछ हाथ नहीं आने वाला है। तो नए लर्निंग सोर्स से आप अवॉइड करें। नो, सबसे इम्पोर्टेंट, शरीर आपका स्वस्थ है तो हर चीज़ आप आसान है। आपका एक स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ऐसा हम बचपन से पढ़ा है। तो जब अगर आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो आपका माइंड हेल्दी रहेगा, और जब माइंड हेल्दी रहेगा तो बढ़िया से फंक्शन करेगा, आपकी मेमोरी शार्प रहेगी। और मेमोरी शार्प करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, एक तो आपकी डाइट अच्छी रखनी है, दूसरा आपके जो स्लीपिंग पैटर्न है वो आपको अच्छा रखना है। आराम से, मैं नहीं कह रहा आप 4 बजे उठ के पढ़ो, मैं नहीं कह रहा आपको 3 बजे रात को सो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जैसी आपकी बॉडी आपको अडोप्ट करे वैसा आप पढ़ो। मेरी गारंटी है, मैं कभी भी, मुझे अभी तक याद नहीं आता कि मैं कितना कभी 4 बजे पढ़ा हूँ कि नहीं पढ़ा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कब उठा क्या पढ़ा, लेकिन जैसा मेरी बॉडी ने सूट करा, जैसा शेड्यूल बना वैसे ही मैं पढ़ा हूँ। मैं आपको भी यही कहूँगा, आराम से सुबह 6 बजे से उठो और रात को आराम से 11-12 बजे तक, 12 बजे से पहले सोने की कोशिश करो। 6 से 7 घंटे की नींद आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। तो क्योंकि जब आप अच्छे से रेस्ट करोगे तो आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, मेमोरी शार्प रहेगी, और दूसरी चीज़ आपकी जो डाइट है वो बढ़िया, अपना घर का देसी जो आपका शुद्ध बना है वही खाएं। फालतू पिज्ज़ा बर्गर ने दुनिया भर के मोमोज, कोई मतलब नहीं, आपका शरीर खराब होगा। एग्जाम के दिन मान लो कि आपने मोमोज खा के चले गए फालतू, हाँ, तो ये ऐसा काम नहीं करना है। जो घर का बना है उसको खाओ, हेल्दी डाइट, हेल्दी स्लीप। तो ये जो स्ट्रेटजी हमने फॉलो करी प्यारे दोस्तों, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बिल्कुल रामबाण साबित होगी। आप चीज़ों को वापस रिवाइज करके दे सकते हैं कि कैसी लगी आपको चीज़ें, कौन से आपके लिए सूटेबल हैं, तो उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि ये चीज़ें आपके लिए ज़रूर रामबाण साबित होगी। और ये जो नोट सेट आने वाला है आपका ही होगा, मिलकर सेलिब्रेट करेंगे नोट सेट 9 की सफलता। उम्मीद करता हूँ आपका एम्स में जल्द से जल्द सिलेक्शन हो और नोट सेट 9 आपका मिलकर फतेह होगा इस बार नोट सेट पर। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। स्ट्रेटेजी कैसी लगी हो, आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और किस तरह का कंटेंट आप मुझसे चाहते हैं वो भी आप जरूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आने वाले SGPJ एग्जाम्स वगैरह के लिए आपके लिए कुछ हाईलाइट बुलेट पॉइंट लेके आऊँ। तो और क्या आप मुझसे चाहते हैं, किस तरह का कंटेंट आप प्रेफर करना चाहते हैं वीडियो के बारे में, इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों के साथ में साझा जरूर करिएगा। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ में जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।